12 नवंबर 1996 घड़ी में शाम के 6:40 हो रहे थे। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के चकरी दादरी में कुछ किसान लोग काम करके अपने घर लौट रहे थे। तभी उन्हें कान फाड़ देने वाली आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा सा बम फटा हो, और जब वो ऊपर देखते हैं तो बड़ा सा आग का गोला धरती की तरफ काफ़ी तेजी गति के साथ बढ़ रहा था। आवाज़ इतनी भयानक थी कि हवा में कंपन उत्पन्न हो जाती है और घर और दरवाजे के शीशे खिड़कियाँ टूट जाती है। हर तरफ खिड़की और दरवाजे से निकले हुए कांच बिखर जाते हैं, और जो लोग घर के अंदर थे वो भूकंप समझकर घर से बाहर निकलते हैं। तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये एक विमान एक्सीडेंट है, और फिर वो उठते हुए धुएं की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि हर तरफ लाशों की बारिश हो रही थी। कहीं पे पूरी लाश थी तो कहीं पे कटे हुए लाश, कहीं पे सिर्फ पैर थे तो कहीं पे सिर्फ सर, या फिर कहीं पर सिर्फ मांस के लोथरे थे। मंजर ऐसा था कि 8 किलोमीटर के रेडियस में हर तरफ मौत ही मौत पसरी पड़ी थी, और वो भी दयनीय और दर्दनाक मौत। हर तरफ खून के छींटे थे। आज जिस घटना के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो दुनिया की इकलौती घटना है जिसमें 2 प्लेन आसमान में टकरा गए थे। ये घटना इतनी भयानक थी कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने फ्लाइट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को बदल दिए थे, या फिर ये कहे कि उन्हें बदलना पड़ा। तो आइए इस कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। एकदम खतरनाक माहौल हो गया। अच्छा, आसमान में मतलब क्या कुछ माहौल है? एकदम लाल दर्दनाक। बिल्कुल। तो अभी जो है वो मतलब बच्चा की मुट्ठी में भी, मम्मी का बाल भी बच्चा की मुट्ठी में। एयरपोर्ट बने से एक बार कांटेक्ट कराइए। 12 नवंबर 1996 शाम को 6:32 पर सऊदी एयरलाइंस की एक प्लेन सऊदीया 763 दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जिसे कि सऊदी अरब जाना था। उसमें टोटल 312 लोग सवार थे, जिसमें से ज्यादातर लोग हिंदुस्तान के थे और 17 लोग अलग देश के थे। उनमें से भी ज्यादा लोग ब्लू कॉलर वर्कर थे, जो कि सऊदी अरब अपने आंखों में उम्मीद लिए अपने और अपने परिवार की बेहतरी के लिए अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर जा रहे थे। और दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस 1907 दिल्ली में उतरने वाली थी, जिसमें टोटल 32 लोग और 5 क्रू मेंबर थे। जब सऊदी एयरलाइंस की विमान फ्लाइट भरती है तो उस समय जो ATC थे वो थे VK दत्ता, और फिर वो उन्हें 10,000 फीट तक जाने की परमिशन दे देते हैं। और फिर 6:34 पर कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट को 15,000 फीट तक आने की अनुमति मिलती है। और फिर 2 मिनट बाद 6:36 पर सऊदी एयरलाइंस के विमान को सेम एयरवे पे 14,000 फीट तक जाने की अनुमति मिल जाती है। हमें ये पहले समझना होगा कि सेम एयरवे क्या होता है। देखो, जिस तरह हम लोग रोड पे चलते हैं उसी तरह आसमान में भी फ्लाइट को उड़ने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है। वो उस रास्ते से अलग नहीं उड़ सकती। तो कई बार ये किया जाता है कि एक ही रास्ता है तो उनकी हाइट चेंज कर दी जाती है। एक को हाइट पे रखा जाता है, दूसरे को नीचे की हाइट पे रखा जाता है, और दोनों सेम रूट पे ट्रेवल कर जाती है। हालांकि इस एक्सीडेंट के बाद इस तरीकों को बंद कर दिया गया है। अब हर जगह 2 रूट होते हैं, एक रूट जिससे फ्लाइट जाती है, एक रूट एक एयरवे जिससे फ्लाइट आती है। अब कभी सेम एयरवे पे 2 फ्लाइट आमने सामने क्रॉस नहीं कर सकती। VK दत्ता ने जो दोनों फ्लाइट को हाइट दी थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सही थी। एक 15,000 फीट पर थी जो कि नीचे लैंड करने वाली थी, एक 14,000 फीट पे थे जो कि सऊदी की तरफ जा रही थी। दोनों एक दूसरे को आसानी से क्रॉस कर लेते, और 1000 फीट काफी बड़ा डिफरेंस होता है। तो VK दत्ता के हिसाब से हर चीज सही चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और VK दत्ता ने यह भी कहा था कि दोनों अपने दिए हुए हाइट पर ही स्टिक रहे, और दोनों पायलट ने कंफर्म भी करा था कि ठीक है, हम दोनों अपने दिए हुए हाइट पे ही उड़ान भरेंगे। 6:39 पर कजाकिस्तान एयरवेज की फ्लाइट बताती है कि वो 15,000 फीट पर उड़ान भर रहे हैं, जबकि वो 16,500 फीट पे थे और तेजी से नीचे आ रहे थे। VK दत्ता कजाकिस्तान फ्लाइट को यह भी बताते हैं कि सामने 10 मील की दूरी पर सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट सामने से आ रही है, और अगले 5 मील बाद उसे क्रॉस करने की संभावना है। तो अगर सऊदी विमान आपको दिखाई देती है तो आप रिपोर्ट करें। लेकिन रेडियो ऑपरेटर जो कि ATC की बात सुन रहा था और ट्रांसलेट करके पायलट को बता रहा था, वो दोबारा पूछता है। तो VK दत्ता दोबारा बताते हैं कि
सामने 8 मील की दूरी पर ट्रैफिक है जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही है। अगर उन्हें दिखता है तो रिपोर्ट करे। इस बार रेडियो ऑपरेटर समझ जाता है और फिर वो बताता है कि ठीक है, जैसे ही उन्हें सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट दिखाई देगी वो एटीसी को रिपोर्ट करेंगे। वीके दत्ता के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था। वो सामने स्क्रीन पे देख पा रहे थे कि दो बिंदु एक दूसरे को अप्रोच कर रही है और कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके दूर होती चली जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बिंदु दोनों आपस में मिलने के बाद हमेशा के लिए खो जाने वाली है, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम थी कजाकिस्तान एयरलाइंस में बैठे हुए रेडियो ऑपरेटर ने, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर ट्रांसलेट करके पायलट्स को समझा रहा था। क्योंकि पायलट को अंग्रेजी नहीं आती थी तो उसके लिए पायलट रेडियो ऑपरेटर पे डिपेंडेंट थे। रेडियो ऑपरेटर वीके दत्ता की बात सुन के पायलट को बताता था और जो 14,000 वर्ड था वही इन सारे लोगों के मौत का कारण बनने वाली थी। क्योंकि रेडियो ऑपरेटर था, उसे कुछ समझ नहीं आया, बस उसे इतनी सी बात समझ आई कि उसे उसके विमान को 14,000 फीट पर लेके जानी है और कजाकिस्तान एयरवेज की फ्लाइट 14,000 फीट पर आ जाती है। उस समय बादल लगे हुए थे, इसलिए कोई भी सामने से आ रही फ्लाइट नहीं दिखती थी। वो तब तक नहीं दिखती थी जब तक वो काफ़ी करीब नहीं आ जाए। और वही होता है। 6:40 पर सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट देखती है कि सामने कजाकिस्तान की फ्लाइट आ रही है और फिर देखते ही वो हाइट देना शुरू करती है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और महज 4 सेकंड के बाद ही दोनों विमान टकरा जाते हैं। दोनों विमान के लेफ्ट विंग आपस में टकराते हैं और सऊदी अरेबिया के जो विंग्स थे उसको कट कर देते हैं और फिर जिसकी वजह से दोनों विमान अनियंत्रित हो जाती है और टकराने की वजह से आसमान में जोर का धमाका होता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि चंद पल के बाद लोग और उनके सामान आसमान में थे और फिर जहाँ पर विमान गिरती है वहाँ पे 20 फीट का गड्ढा हो जाता है। कई लोग ऐसे थे जिनकी लाश उन परिवार तक को नसीब नहीं हुई जिस परिवार के लिए वो सब कुछ छोड़ के हजारों किलोमीटर दूर जा रहे थे। घटना इतना खौफनाक था कि 8 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ लाशें ही लाशें थी और जब लोग गिरे हुए प्लेन की तरफ भाग रहे थे तो उनके पैर, उनके चप्पल, उनके जूते खून से लाल हो गए थे। इधर दिल्ली एटीसी के केबिन में सन्नाटा था, किसी को अभी तक कुछ पता नहीं था। तभी एक अमेरिकन विमान जो कि इस्लामाबाद से न्यू दिल्ली आ रही थी वो एटीसी को कनेक्ट करती है और बताती है कि उन्होंने अभी आसमान में एक बड़ा सा आग का गोला देखा जो जमीन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं था कि उनकी एक्सीडेंट हो गई है। तो फिर वीके दत्ता लगातार कई बार दोनों फ्लाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश महज कोशिश ही रह जाती है। और फिर तभी अमेरिकी विमान के पायलट फिर से कनेक्ट करते हैं और एटीसी को बताते हैं कि उन्होंने आग के गोले के साथ साथ कुछ मलबे को भी नीचे गिरते हुए देखा था। वीके दत्ता समझ चुके थे कि मानव इतिहास की, विमान के इतिहास की सबसे बड़ी खौफनाक और भयानक घटना 349 लोगों के खून के कलम से ही सही, लेकिन अपना नाम दर्ज कर चुकी है। इधर जब ये खबर पत्रकारों तक पहुंचती है तो इसको कवर करने के लिए होड़ लग जाती है और फिर सारे लोग वहां पहुंचने लगते हैं। लेकिन उस समय यातायात की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी तो फिर उन्हें पहुंचते पहुंचते रात के 11:30 बज जाते थे। अब उस समय इलेक्ट्रिसिटी की भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी तो सारे लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं। पत्रकार नताशा जो कि वहां पहुंचने वालों में से पहले पत्रकारों में से एक थी, वो बताती है कि जब वो पहुंच रही थी तो उनके पैर गोबर, मिट्टी इन सब पर पड़ते हुए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनका पैर किसी चीज से टकरा गया और जब उनका कैमरामैन लाइट ऑन करके देखता है तो पता चलता है कि वो एक लाश से टकराई थी। वो बताती है कि आज भी उस मृत व्यक्ति का चेहरा उन्हें याद है। उसके चेहरे के हाव भाव, उसके शरीर की बनावट, उसके फेस की बनावट, ऐसा लगता था कि वो सो रहा है। वो बताती है कि वहाँ गंध थी, एक अजीब गंध जो जली हुई लाशों से आती है और वो लोग जिसे गोबर या मिट्टी समझ के पैर रख रहे थे वो या तो शरीर का कोई टुकड़ा था या फिर मांस का लोथरा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उस समय इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट की प्रबंध उतनी अच्छी नहीं थी तो सारे लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं और फिर सुबह की पहली किरण अपनी उपस्थिति दर्ज करती है तो इन लोगों ने जो खौफनाक मंजर देखा वो संपूर्ण जीवन के लिए इनके दिमाग में घर कर जाने वाली थी। वहाँ पर हर तरफ लाश ही लाश था या फिर कुछ था तो मरे हुए लोगों को याद दिलाने वाली चीज़ें जैसे कि घड़ी, कपड़े, साड़ियाँ, खिलौने वगैरह वगैरह। और फिर वहाँ पर कई सारे लोग आ चुके थे और लोगों ने हेल्प करना शुरू किया ताकि इन लाशों को इकट्ठा किया जा सके। लेकिन वहाँ पे एक दूसरे तरह के भी लोग थे जो इंसानियत के निचली स्तर तक गिर चुके थे।
वहाँ पे वो उनके जेवर, उनके पैसे इत्यादि उनसे चुरा रहे थे। क्योंकि जब बाद में कई लोगों के लाश मिली तो उनके वॉलेट से उनके पैसे गायब थे, उनके शरीर से उनके गहने गायब थे। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे, ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो कि हेल्प कर रहे थे, जो कि उन लाशों को इकट्ठा करने में मदद कर रहे थे। पत्रकार नताशा इस घटना को याद करते हुए बताती है कि वहाँ पे कई लाश ऐसे थे जिनके सर नहीं थे, कई लाश ऐसे थे जिनके पैर नहीं थे, कई लाश बुरी तरह से जल गए थे और कईयों को तो सिर्फ लोथरे थे। और फिर सुबह होने के बाद प्रशासन हरकत में आती है और उन लाशों को इकट्ठा करके वहाँ के ही लोकल हॉस्पिटल में रखा जाता है। उस समय न्यूयॉर्क टाइम ये लिखता है कि जब बॉडी को चक्री दादरी हॉस्पिटल में रखा गया था तो वहाँ पे उन्हें कॉरिडोर और वार्ड्स में ऐसे ही बर्फ के ऊपर फेंक दिया गया था। और जब उनके खून बर्फ के पानियों के साथ लगकर बाहर आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि खून की नदियां बहने लगी है। अब दो प्रॉब्लम थे। पहला तो जो हॉस्पिटल था वो काफी छोटा था, तो वहाँ पे सभी लाशों को रखना पॉसिबल नहीं था, इतनी स्पेस नहीं थी वहाँ पे। दूसरा, कई लाश जो बुरी तरह से जल गई थी, कईयों के जो सिर्फ लोथरे बचे थे, उनका अंतिम संस्कार करना जरूरी था क्योंकि वो बदबू करने लगे थे। और उनमें से 94 लोग तो ऐसे थे जिनका पहचान पाना भी मुश्किल था, उनकी पहचान ही नहीं हो पाई थी। और उनमें से 32 तो ऐसे थे जिनकी लाश पूरी तरह से छत बिछत हो गई थी, उनके सिर्फ लोथरे बचे थे, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो ऐसी लाशों को अंतिम संस्कार करना जरूरी था। और फिर जब ऐसे लोगों की जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी, ऐसे लोगों की अंतिम क्रिया की बात आई तो फिर नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्योंकि जो हिंदू संगठन के लोग थे वो ऐसा मांग कर रहे थे कि इन्हें हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार किए जाने चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम लोग थे वो इनका विरोध कर रहे थे। और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनकी मीटिंग करवाई गई, इनकी बातचीत करवानी गई। और फिर घंटों के बातचीत के बाद ये निर्णय हुआ कि जितने लोग उसमें थे और जितने लोग मुस्लिम थे, जितने लोग हिंदू थे, जितने लोग ईसाई थे, उनको उनके अनुपात में बांट लिया जाए। जिनके ज़्यादा लोग थे उन्हें ज़्यादा टुकड़े दिए गए, जिनके कम लोग थे उन्हें कम, और उनको उसी अनुपात में बांटकर उनके अंतिम संस्कार किए गए। और पत्रकार नताशा वो उन अंतिम क्रिया में भी जाती है तो बताती है कि लाशों की हालत इतनी गंदी हो रखी थी कि कफन के नीचे से चूहे निकल रहे थे। और ऐसा नहीं था कि जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी उन्हीं के साथ प्रॉब्लम थी, बल्कि जिसकी पहचान हो गई थी उनके साथ भी बड़ी प्रॉब्लम थी। उस फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले ज़्यादातर लोग गरीब थे, रिमोट एरिया से थे, तो वहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लग गया। कई लोगों ने रेडियो पे सुना, कई लोगों ने जब खबर देखी तो उन्हें पता चला, कई लोगों को जब विमान के नाम लिए गए तो पता चला, कई लोगों के जब उन यात्रियों के नाम लिए गए तो पता चला। और जब तक ये सारा प्रोसेस हुआ, उन्हें पता लगा, वो फिर दिल्ली तक आए, तब तक 3-4 दिन और गुजर चुके थे। और फिर जब वो घटनास्थल वाले हॉस्पिटल पे पहुंचते थे तो उन्हें ये बताया जाता था कि आपके परिवार के लाश को एम्स भेज दिया गया है, तो आप वहाँ ट्राई करो। और ऐसा भी नहीं था, दिल्ली लाने के बाद उनके लाश को सुरक्षित रखा गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस वक्त ये लिखा था कि लाश को दिल्ली लाने के 12 घंटे के बाद भी उन्हें ताबूतों में नहीं रखा गया था, उन पे धूप पड़ रही थी और कौवे मंडरा रहे थे। और ऐसा भी नहीं था कि एम्स आने के बाद उनके परिजन की लाश उनको सौंप दी जाती थी। एक समीउल्लाह नाम के व्यक्ति बताते हैं कि जब अपने भाई की लाश लेने वो दिल्ली एम्स पहुंचे तो उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। और फिर उन्हें यह बताया गया कि आपके परिजन के लाश को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। और फिर 4 दिन बाद कई ट्रकों में ढूंढने के बाद रात को 11 बजे उनको उनके भाई की लाश मिलती है। और वो बताते हैं कि उस समय लाश इतनी गंध कर रही थी कि आप वहाँ पर खड़े तक नहीं हो सकते थे। कई लोग ऐसे थे जो अपने परिवार के कर्ता धर्ता थे, उनके परिवार में उनकी बीवी और उनके छोटे छोटे बच्चों के अलावा कोई नहीं था। बिहार के गोपालगंज के खुर्शीद आलम की पत्नी साफिया खातून ये बताती है कि उनके पति की मौत की खबर उन्हें अगले दिन मिली। अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उनके पति घर छोड़कर जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि अगले 2 साल तक वो उन्हें देख भी नहीं पाएंगे, और 2 साल बाद भी उन्हें सिर्फ 1 महीने के लिए घर आना होगा, और फिर 1 महीने बाद फिर अगले 2 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा उन्हें देखने भर के लिए। लेकिन परिवार की बेहतरी के लिए, बच्चे की बेहतरी के लिए उन्हें जाना भी जरूरी है। और ऐसे में हर एक की दास्तान सुनाने बैठूं तो कई लोगों की दास्तान रुला देने वाली है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। इस मस्त हाहाकार के बीच 2 सवाल थे। पहला कि ये सब किसकी गलती थी, इसके लिए जिम्मेदार कौन था, और दूसरा जो गरीब लोग, जो बेबस लोग मारे गए थे, जो निर्दोष थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनके लिए सरकार क्या करती है, उन्हें कोई मुआवजा दिया जाता है या फिर नहीं। तो इसके लिए कजाकिस्तान प्लेन के क्रू मेंबर को जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि उन्होंने इंग्लिश समझने में गलती की थी, जिसकी वजह से ये घटना हुई। और मुआवजे के नाम पर भारत सरकार ने
किसी को कुछ भी नहीं दिया, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जबकि काफी लोग कमजोर वर्ग के थे। हाँ, लेकिन जो स्थानीय सरकार थी वो मारे गए लोगों के लिए स्मारक बनवाने की घोषणा करती है और उसे पर्यटन स्थल बनाने का भी दावा करती है। लेकिन इस घटना के लगभग 26-27 साल बाद भी आज भी सिर्फ जमीन की तलाश की जा रही है, धरातल पर कुछ भी नहीं किया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसे और भी पढ़ने लिखने की जरूरत है कि कैसे कुछ लोगों की गलतियों की वजह से 349 निर्दोष लोग मारे गए थे। यही घटना अगर विदेश की धरती पे हुई होती तो 2-4 फिल्में जरूर बन गई होती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस घटना से कुछ भी नहीं बदला। इस घटना ने हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन सेक्टर में बने हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को बदल कर रख दिया। सबसे पहले तो दिल्ली एयरपोर्ट पे सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार इंस्टॉल किया गया जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये फ्लाइट की आइडेंटिटी के साथ साथ उसकी हाइट भी बताता है, जबकि जो पहले रडार इंस्टॉल किए हुए थे वो सिर्फ डिस्टेंस बताता था, वो हाइट नहीं बताता था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। जबकि जो पहले लगी थी वो सिर्फ डिस्टेंस ही बताता था कि वो कितने डिस्टेंस पे है, वो हाइट नहीं बताता था, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुई थी। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पहले भी सरकार को ये रिक्वेस्ट करी थी कि सेकेंडरी रडार लगाई जाए, लेकिन सरकार तक इस आवाज़ को पहुंचने में और इसको इंस्टॉल करने में 349 लोगों की बलि लग गई। क्योंकि अगर ये होता तो ये एक्सीडेंट कभी नहीं होता, क्योंकि जो भी एक्सीडेंट हुई थी उसमें कंफ्यूजन सिर्फ हाइट की वजह से हुई थी और सेकेंडरी रडार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट जो सिंगल रूट यूज करती थी, मतलब कि अराइवल के लिए भी सेम रूट और डिपार्चर के लिए भी सेम रूट, वो उन्होंने बंद कर दिए। इन दोनों के लिए अलग अलग रूट डिसाइड किए गए। एक पे सिर्फ डिपार्चर होती थी, एक पे सिर्फ विमान लैंड करती थी। और उस समय कई सारे कंट्री ऐसे थे जो कि 2 वे यूज करते थे, लेकिन कई सारे ऐसे भी थे जो 1 वे यूज करते थे। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद पूरी दुनिया में 2 वे यूज करना मैंडेटरी कर दिया गया। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने जो स्पेस यूज कर रखा था उसे भी कम किया गया। इसके अलावा पूरी दुनिया ने इंग्लिश लैंग्वेज को मैंडेटरी कर दिया ताकि कम्युनिकेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और कम्युनिकेशन इजीली हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। और हर प्लेन के ऊपर कॉलिजन अवॉइडेंस इक्विपमेंट मैंडेटरी कर दिया गया ताकि किसी ऐसे केस में जिसमें 2 फ्लाइट काफी करीब आ गए हैं तो उसकी अलार्म बज जाएगी और पायलट को ये निर्देश देगी कि आपको किस डायरेक्शन में फ्लाइट को लेकर जाना है ताकि एक्सीडेंट ना हो, और आपात स्थिति में वो खुद भी फ्लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से इस तरह के एक्सीडेंट कभी दोबारा नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। इसके अलावा मैंने एक ऐसी भी फ्लाइट एक्सीडेंट कवर की है जिसमें जिंदा रहने के लिए लोगों ने अपने ही दोस्तों के मांस का सेवन किया था। उस घटना पे कई सारी मूवीज भी बन चुकी है, कई सारे बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। तो अगर आप इन डिटेल देखना चाहते हो तो यहाँ पर लिंक आ रहे होंगे। इसके अलावा मेरे चैनल का गोल बटन स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप सब्सक्राइब कर लो। और मैं जो अगली घटना लेके आ रहा हूँ वो और भी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक इंसान काला जादू के जरिए किसी एक बैंक से, और ये सच्ची घटना है, कई हजार करोड़ रुपए निकाल लेता है और फिर उससे अपनी एक एयरप्लेन की कंपनी खोलता है, हेलीकॉप्टर खरीदता है, बल्कि वो संसद में भी चला जाता है। तो फिर इस कहानी के लिए हमसे जुड़े रहे। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।